नाटक भारत दूरदर्शन। ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरीशचंद्र ने। तो सबसे पहले भारतेंदु हरीशचंद्र के बारे में जानते हैं कि भारतेंदु हरीशचंद्र कौन थे। भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ था। 9 सितंबर 1850 को काशी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि और प्रथम नाटककार कहे जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम नाटककार, अगर कहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आ भी जाए तो हिंदी के प्रथम कवि और नाटककार किसे माना जाता है? बाबू गोपाल चंद्र को। ठीक है, बाबू गोपाल चंद्र हिंदी के पहले कवि और प्रथम नाटककार माने जाते हैं, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी के पिता हैं। उन्होंने नहुष नाटक की रचना की थी। नहुष नाटक की रचना किसने की थी? बाबू गोपाल चंद्र ने की थी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहुष नाटक की रचना किसने की? बाबू गोपाल चंद्र ने नहुष नाटक की रचना की थी। साहित्यिक संस्कार भारतेंदु जी को विरासत में मिले थे, मतलब उनके पिता कवि थे, नाटककार थे, तो वो संस्कार उन्हें वहीं से मिले, तो उनके खून में था। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का तथा 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। जब ये 5 वर्ष के हुए तो इनकी माता का देहांत हो गया, और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, जिससे इनके जीवन का विकास आपत्तियों के बीच हुआ। मतलब अब 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, जब माता पिता नहीं है तो उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काव्य रुचि ने बचपन से ही थी। 5-6 वर्ष से ही इनमें काव्य प्रतिभा दिखने लगी थी। इनके काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे, जिनसे इन्हें काफ़ी सहायता मिली। इनकी आरंभिक कविताओं में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति मिलती है, परंतु बाद में जीवन की गंभीरता को इन्होंने काव्य में स्थान दिया। मतलब शुरू की जो काव्य रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस से भरी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने उसको सीरियसली लिया, मतलब सीरियस टॉपिक को इन्होंने लिया अपनी कविताओं के अंदर। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। जब वो 13 साल के थे मात्र, तभी इनका विवाह हो गया। विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके इन्होंने अपने अनुभव क्षेत्र को विस्तृत किया, मतलब अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया। अलग अलग जाकर अलग अलग संस्कृतियों को देखकर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया। बालिका में स्वदेशी तथा जिस भाषा उन्नति पर भारतेंदु जी ने जोरदार भाषण दिया, जो इनके प्रगतिशील तथा उदार व्यक्तित्व का परिचायक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राओं का अनुभव इन्होंने साहित्य में प्रस्तुत किया। मतलब अलग अलग जगह पर घूम के जो इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था वो इनके साहित्य में नजर आता है। जो इन्होंने साहित्य लिखा है उस साहित्य के अंदर उनका एक्सपीरियंस नजर आता है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब इनके अंदर टैलेंट, अलग टाइप का टैलेंट था इनके अंदर। उदारता, दृढ़ संकल्प, अध्यवसाय इनकी विशेषताएं थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब एंड, सेकेंड हाफ होता उत्तरार्ध। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के युग प्रतिनिधि के रूप में भारतेंदु जी का नाम सर्वप्रथम आता है। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कवि बने। इन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर दृष्टि रखी। समाज, धर्म, साहित्य, राजनीति सभी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता पर इन्होंने बहुत बल दिया। इनका कार्य सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि वे कुशल व्यवस्थापक भी थे, मतलब और संयोजक भी थे। मतलब लिख करके उसको सही से अरेंज करना भी इनकी कला थी। जैसे सभाएं करना, गोष्ठियां, मतलब लिख दिया तो उसको लोगों तक पहुंचाना भी है। ये नहीं लिख के एक तरफ कर दिया, लिखने के बाद उनको लोगों तक पहुंचाया भी। जैसे सभाएं करके, गोष्ठियां करना, व्याख्यान देना, अभिनय रचना, पत्र पत्रिकाओं में संपादन कार्य करना आदि सारे कार्य इन्होंने किए। साहित्य की उन्नति के लिए इनका सारा जीवन अर्पित था। इन्होंने अपने पूरे जीवन साहित्य की उन्नति के लिए ही कार्य किया। बहुत सी पुस्तकें छपवाकर ये मुफ्त में बांट देते थे, ताकि लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़े। और लेखकों को पुरस्कार देकर लिखने के लिए उत्साहित भी करते। जो नए नए राइटर आते थे तो उनको ये पुरस्कार वगैरह दिया करते थे। उनको मोटिवेट करने के लिए उनको पुरस्कार वगैरह दिया करते थे, ताकि वो मोटिवेट हो और ज़्यादा लिखने की इच्छा उनके अंदर जागे। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885, 6 जनवरी 1885 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 17-18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रचना क्रम प्रारंभ किया था। जब 17-18 साल के थे तब इन्होंने रचना करना स्टार्ट किया था। 16-17 वर्ष के रचना काल में इन्होंने लगभग 200 रचनाएं लिखी। मतलब 16-17 ईयर तक ये रचनाएं करते रहे। मतलब 32-33 साल की उम्र तक, 32-33 ईयर की एज तक ये रचनाएं करी। इन्होंने कम से कम 200 रचनाएं लिखी। उस युग के किसी भी साहित्यकार ने ना इतना अधिक लिखा और ना ही इतनी क्रांतिकारी नवीनता का नूर दिया। मतलब उनके जो समकालीन कवि थे, उस टाइम के जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने किसी ने भी इतना नहीं लिखा जितना इन्होंने लिखा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारतेंदु जी को प्रमुख नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनके नाटकों का क्रम इस प्रकार है, क्रम के हिसाब से दे रखा है नाटक। सबसे पहला नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, 1873 में आया था। फिर प्रेम योगिनी 1875 में, विषयस्य विषमोत्सधम ये 1876 में आया। चंद्रावली नाटिका 1876 में,
फिर भारत दुर्दशा 1876 में आया, भारत जननी 1877 में, नील देवी 1880 में, अंधेर नगरी 1889 में और सती प्रताप 1884 में। तो इनके नाटकों का सीक्वेंस भी यही है, ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, विषय विश्वोत्तम, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ये सीक्वेंस है इनका, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, सीक्वेंस बना करके उनको सीक्वेंस में अरेंज करो उनके नाटकों को, तो कर सकते हैं। फिर इन्होंने उपन्यास लिखे, उपन्यासों का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले रामलीला, उसको गद्य और पद्य की श्रेणी में इन्होंने रखा। फिर रामलीला के बाद हमीर हट, फिर राज सिंह, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, फिर सुलोचना, उसके बाद मदाल सोपाख्यान, शीलवती, सावित्री चरित, ये इनके उपन्यास है। फिर उन्होंने निबंध भी लिखे, निबंध में एक महतूत अपूर्व स्वप्न, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये निबंधों के नाम है। एक महतूत अपूर्व स्वप्न, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, यूरोपियों से भारतीयों के प्रश्न, अमोहया की यात्रा, वैष्णवता और भारतवर्ष, ईशु दृष्टि और ईश कृष्ण, ये इनके निबंध है। निबंध के बाद इनके कुछ इतिहास में इन्होंने कुछ क्या किया है, इतिहास में भी लिखा इन्होंने, इतिहास के बारे में भी, महाराष्ट्र देश का इतिहास लिखा इन्होंने, खत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई वो लिखा, पूर्वावृत्त संग्रह, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, ये इनके इतिहास थे, हिस्ट्री से रिलेटेड रचनाएं थी। फिर पत्र पत्रिका, इसमें कविवचन सुधा, हरीश चंद्र मैगजीन और बाला बोधी जी, इनकी तीन पत्रिकाएं हैं, कविवचन सुधा, हरीश चंद्र मैगजीन और बाला बोधी जी। अब हमें पढ़ना है नाटक भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा के बारे में इन्होंने कुछ बताया है, हरिश्चंद्र के इंट्रोडक्शन के साथ ही बताया। भारत दुर्दशा 1876 ईस्वी में आया। ये नाटक भारतेंदु जी की राष्ट्रीय भावना का परिचायक है, मतलब इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने अपने देश की जनता को जगाने के लिए नाटक लिखा था, भारत की दुर्दशा। इस नाटक का सीधा संबंध देश की स्वतंत्रता और आर्थिक शोषण से है। इसमें भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का करुणापूर्वक वर्णन किया है। नाटक का आरंभ ही रोहू सब मिली के आवहू भारत भाई, मतलब गाने की लाइनों से होती है कि सब रो रो के मिल रहे हैं, भारत के जितने भी भाई सब आपस में रो रो के मिलते हैं। भारत दुर्दशा ना देखी जाए, भारत की दुर्दशा नहीं देखी जाती, इससे उबरने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। इसके मन में भारत आर्तनाद करता है, मुझे बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। फिर वो कहता है, हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेज के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख जानकर जन्म बिताएंगे, पर देव से वह भी ना सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। अंतिम अंक में भारत भाग्य का स्वगत कथन है, मतलब खुद कहता है, हा भारत, तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा सागर भगवान, इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ी, परंतु मूर्छित भारत को जगाने में की भारत भाग्य की सारी कोशिश विफल हो जाती है। अंत में निराश होकर भारत भाग्य अपने सीने में कटार मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने केवल तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण किया है, मतलब उस समय पे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी, बल्कि उसके साथ साथ नागरिक जीवन में व्याप्त सांस्कृतिक गतिरोध के कारण भी बताए हैं। मतलब हम अपने कल्चर को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसमें क्या क्या रुकावटें आई थी उसके बारे में बताया है। और सामाजिक उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं और बताते हैं कि सामाजिक उत्थान किस प्रकार से हो सकता है। पात्रों के संवाद, हास परिहास और व्यंग की पैनी शक्ति लिए हुए हैं, मतलब जो इनके पात्र हैं उसमें कहीं कहीं हंसी मजाक भी है, कहीं व्यंग भी है, हर चीज है उसके अंदर। व्यंग इस नाटक की सबसे बड़ी शक्ति है, मतलब हर चीज पर व्यंग किया गया है। व्यंग क्या होता है, ताना मारने का प्रकार होता है व्यंग करना, मतलब हंस के किसी को बता देना कि तुमने कितना गलत किया, वो व्यंग होता है। समाज, धर्म, शासन, कायर सुधारकों आदि सभी पर व्यंग के बाण चले हैं। वातावरण की दृष्टि से यह नाटक उस समय का राजनीतिक व सामाजिक वातावरण प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल रहा है। भाषा पात्रानुकूल तथा रंगमंचीय है। देशज मुहावरों तथा अन्य प्रयोगों से भाषा में सरसता आ गई है। भाषा व्यंगात्मक है। भारत दुर्दशा एक दुखांत नाटक है, जिसका अंत जो है एक दुखी अंत होता है, मतलब जिसमें जो जगह भारत को दर्द चुकाने का प्रयास कर रहा है, अंत में थककर खुद ही आत्महत्या कर लेता है, उसका अंत जो है वो दुखी अंत है, तो इसीलिए दुखांत नाटक है। भारत दुर्दशा की सफलता इसके रूप विधान में ना होकर लोगों को जागरूक करने में तथा जनता को आंदोलित करने में है, जिसमें नाटककार का उद्देश्य भी पूर्ण होता है। रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक सफल है, क्योंकि अब तक कई बार इसका मंचन किया जा चुका है, मतलब
पॉपुलर है, जब भी इसको मेंशन किया था लोग देखते हैं। अतः भारत दुर्दशा में भारतेंदु जी ने आपसी कलह, द्वेष, वैमनस्य, फिरका परस्ती में फंसे देश की अवस्था का धार्मिक एवं नाटकीय चित्रण कर उसे उन्नति के शिखर तक ले जाने का संदेश दिया है। हास्य और व्यंग की दृष्टि से भारत दुर्दशा का विशेष महत्व है। मतलब इस नाटक में हास्य भी है, हंसी मजाक भी है, और साथ साथ व्यंग भी किया गया है, लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है। उसकी अध्यात्मक सफलता और उद्देश्य की पूर्ति का आधार यही है। मतलब इतना सफल हुआ ही इसीलिए है कि उसके अंदर हास्य भी है, क्योंकि वरना तो सीरियस बात सुनने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। हास्य के रूप में व्यंग कर देना, उससे लोगों को बात पता भी चलती है और वो उसको देखने में इंटरेस्टेड भी होते हैं, इसीलिए नाटक सफल भी रहा। संक्षेप में कहें तो भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे, जिन्होंने नाटक पर अपना विस्तृत निबंध लिखकर उन्होंने तुलनात्मक और ऐतिहासिक समालोचक की नींव डाली थी। मतलब वहां से स्टार्टिंग की थी। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा।